आना है आपको, आना है ना? ठीक है ठीक है। ठीक ठीक। हाँ भाई, नमस्कार, राम राम। और बताओ कैसे हो आप? सब बढ़िया? फटाफट क्लास से जुड़ जाओ एक बार और कमेंट करके बताओ। देखिए ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है आप तक? फटाफट बताना शुरू करो। देखे बिल्कुल आ जाओ फटाफट। देखे आज तो हाँ जी, बिल्कुल सभी के कमेंट आ चुके हैं। दमादम नाम चल रहे हैं सबके। शर्मा जी, पीयूष, गीता जी, पूनम यादव, अशोक कुमार, सीमा चौधरी, गायत्री, सभी का स्वागत है भाई। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और जैसा कि विद्वानों, आज हम जो शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं राजस्थान की कला और संस्कृति। ठीक है, सबके नाम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि कमेंट तेज चलेंगे आज थोड़े से। तो बिल्कुल सुनील नेहरा, शर्मा जी, रविंद्र, नीतू गेदर, पूनम यादव, सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो देखो दोस्तों, जैसा कि थीम वीम से आप समझ रहे हो कि मुजरा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थीम से आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अब कला और संस्कृति का जो पोर्शन है वो हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कला का पोर्शन पढ़ेंगे, फिर संस्कृति का पोर्शन पढ़ेंगे। कला में 4 चीज़ें पढ़नी है अपने को। कितनी चीज़ें पढ़नी है? 4 चीज़ें पढ़नी है। और कला में जो 4 चीज़ें अपने को पढ़नी है उसमें एक तो पढ़नी है अपने को स्थापत्य कला, एक पढ़नी है संगीत कला, एक पढ़नी है चित्रकला और एक पढ़नी है अपने को हस्तकला। तो बिल्कुल पहली क्लास की खुशी में जलेबी खा लो। खाओ भाई, आप ही खाओ। ठीक है, तो देखो राजस्थान की कल्चर आप लोग कर रहे थे, तो कल्चर की क्लासें आज से शुरू कर दी है हमने। और राजस्थान की कल्चर में जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, एक बार मैं समझा देता हूँ आपको। राजस्थान की कला और संस्कृति की बात करेंगे आज से हम। राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर की बात अपने को करनी है। और सबसे पहले जो बात हम करेंगे वो बात करेंगे कला को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? सबसे पहले कला को लेकर बात करेंगे साहब। ठीक है, देखो जी विद्वानों, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, कमेंट बंद कर दो। घंटे भर की क्लास है अपनी, अगर कमेंट में समय निकाल देंगे तो टॉपिक न तो शुरू कर पाएंगे न पूरा कर पाएंगे। तो कमेंट बाद में देखेंगे। अब जब क्लास खत्म करेंगे तो 5-7 मिनट पहले मैं कह दूंगा भाई कोई भी चीज़ है तो बता देना। बिल्कुल कल्चर जो है वो कल्चर का अलग से रजिस्टर बनाना है आपको, अलग से कॉपी बनानी है। ठीक है, हाँ, जिस बेस में जो हिस्ट्री जहाँ जहाँ तक हो गई वो अपन संडे को क्लास लेके उससे बात कर लेंगे। अपन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो बिल्कुल कल्चर के बारे में शुरू करते हैं बात। राजस्थान की कला और संस्कृति का पोर्शन अपन शुरू करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हो कल्चर पढ़ने के लिए? बताओ देखिए एक बार थम्स अप करके। बोला गुरुजी चाल बाजू कल्चर की क्लास। तो क्या आप सभी लोग तैयार हो कल्चर के लिए? बताओ देखा एक बार कमेंट कर। जब तक मैं आपको समझा दूं कि देखो 2 चीजें अपने, एक तो है कला और एक है संस्कृति। मैं आपको बता दूं, पहले यही पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक किसके अंतर्गत आते हैं, कौन से टॉपिक किसके अंतर्गत अपने को पढ़ने पड़ते हैं। लोग कला के अंदर लोक देवता पढ़ा जाते हैं, लोक संत पढ़ा जाते हैं, मेले त्योहार पढ़ा जाते हैं। अरे नहीं, सबका पोर्शन अलग अलग है, हर चीज़ का अलग अलग वेटेज है, हर चीज़ का अलग अलग मतलब है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कला को लेकर तो ध्यान रखना, कला में अपने को 4 चीज़ें पढ़नी है। कला में अपने को कितनी चीज़ें पढ़नी है भाई? 4 चीज़ें पढ़नी है। और बहुत ढंग से, बहुत आराम से समझना है चीज़ों को। इतिहास जिस कदर दमदार तरीके से हमने पढ़ा है उससे दुगनी दमदार तरीके से राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे अपन। तो बिल्कुल तैयार रहिए आप पढ़ने के लिए। कला में कितनी चीज़ें पढ़नी है? 4 चीज़ें। सबसे पहले कला में अपने को पढ़नी है स्थापत्य कला। कौन सी कला पढ़नी है अपने को? स्थापत्य कला पढ़नी है। फिर दूसरी कला में अपने को पढ़नी है संगीत कला। कौन सी कला पढ़नी है? संगीत कला। कला के अंतर्गत तीसरा सेगमेंट पढ़ेंगे चित्रकला। और इसी कला में जो चौथा सेगमेंट अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हस्तकला। तो कला में कितनी चीजें पढ़नी है? 4 चीजें। पहले कला की बात करेंगे, संस्कृति की बाद में बात करेंगे जब शुरू करेंगे अपन। ठीक है,
तो ध्यान से समझना है आपको कि कला में कितनी चीजें, 4। सबसे पहले ध्यान रखना, स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला और हस्तकला। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि स्थापत्य कला में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, ढंग से समझना आप वर्गीकरण कैसे करना है। स्थापत्य कला में कितनी चीजें पढ़ते हैं, 3 चीजें पढ़ते हैं हम। कौन सी 3 चीजें पढ़ते हैं? तो एक तो हम पढ़ते हैं स्थापत्य कला में दुर्ग स्थापत्य। क्या पढ़ते हैं? एक तो दुर्ग स्थापत्य पढ़ते हैं, एक अपन पढ़ते हैं मंदिर स्थापत्य। क्या पढ़ते हैं? मंदिर स्थापत्य। और एक अपन पढ़ते हैं नगर स्थापत्य। कौन सा स्थापत्य पढ़ते हैं? नगर स्थापत्य। तो स्थापत्य कला में 3 चीजें पढ़नी है अपने को, दुर्ग स्थापत्य पढ़ना है, मंदिर स्थापत्य पढ़ना है और नगर स्थापत्य पढ़ना है। नगर स्थापत्य की अगर बात करें तो नगर में दुर्ग और मंदिर को छोड़कर जितनी भी चीजें नगर में मौजूद है वो सब नगर स्थापत्य के अंतर्गत पढ़ी जाएगी। जैसे मैं आपको बता दूं कि नगर स्थापत्य में महल अपने को पढ़ने हैं, हवेलियां अपने को पढ़नी है, किसी राजा ने कोई जल स्रोत बनवाया, कोई तालाब बनवाया, कोई बावड़ी बनवाई, कोई कुंड बनवाया, वो अपने को पढ़ना है, किसी व्यक्ति का कोई स्मारक है वो अपने को पढ़ना है, किसी की कोई छतरी बनी हुई है तो वो भी अपने को पढ़नी है। तो नगर स्थापत्य में दुर्ग और मंदिर को छोड़कर जितनी भी इमारतें हैं वो सब आपको एक एक करके पढ़ना है साहब, ठीक है। अब सबसे पहली बात, मॉडर्न भी शुरू करेंगे, बाद में शुरू करेंगे, पहले कल्चर शुरू कर रहे हैं समय की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, तो घबराओ मत आप लोग, ठीक। तो स्थापत्य कला में 3 चीजें, दुर्ग, मंदिर और नगर अपने को पढ़ना है। फिर ध्यान रखना, संगीत कला में भी अपने को 3 चीजें पढ़नी है। संगीत कला में भी कितनी चीजें पढ़नी है अपने को? 3। देखो लोग जब भी कल्चर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो लोक नृत्य पढ़ा देते हैं, उसके बाद लोक देवता पढ़ा देते हैं, फिर लोक संत पढ़ा देते हैं। अरे जिनके आगे लोक लग रहा है वो सब लोक कलाएं थोड़ी कहलाएगी, सब चीजों का अलग अलग वेटेज है। संगीत किसे कहते हैं? तो बहुत सीधा सा मापदंड है, बहुत सीधी सी परिभाषा है कि नाचना, गाना और बजाना, ये क्या कहलाता है? संगीत कहलाता है। अब नाचने की बात करेंगे तो पहला टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर राजस्थान के लोक नृत्य। गाने की बात करेंगे तो दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के लोकगीत। और बजाने की बात करेंगे तो तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र। तो ध्यान से समझ लो, ये देखो, ये नाचना हो गया, ये गाना हो गया और ये बजाना हो गया। तो संगीत में कितनी चीजें पढ़ते हैं? 3। नृत्य पढ़ते हैं, गीत पढ़ते हैं, वाद्य यंत्र पढ़ते हैं। और इन तीनों विधाओं का मिश्रण जिस संगीत कला में नजर आता है उसे हम कहते हैं लोक नाट्य। तो इसी संगीत कला में चौथा पोर्शन जो अपने को पढ़ना पड़ता है वो कौन सा पढ़ना पड़ता है? लोक नाट्य पढ़ना पड़ता है। और इसके बाद अपन चित्रकला की बात करेंगे। चित्रकला 2 प्रकार की पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे दरबारी चित्रकला, राजा महाराजाओं के काल से संबंधित, और एक अपन पढ़ेंगे इसमें लोक चित्रकला, जिसके अंदर सांझी चित्रण पढ़ेंगे, पिछवाइयां चित्रण पढ़ेंगे, ठीक है, मांडने पढ़ेंगे, वो सब लोक चित्रकला के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चित्रकला में कितनी चीजें पढ़ेंगे? 2, एक तो दरबारी चित्रकला और एक लोक चित्रकला। और लास्ट में अपन पढ़ेंगे हस्तकला। हस्त का मतलब होता है हाथ, कला का मतलब कारीगरी। ऐसे उद्योग, ऐसी विषय वस्तु जिसमें हाथ की कारीगरी देखने को मिलेगी उसे हम हैंडीक्राफ्ट के अंतर्गत पढ़ेंगे, हस्तकला के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो कल्चर समझने का सबसे बड़ा वेटेज रहता है। राजस्थान के इतिहास में राजा महाराजाओं की कहानियां पढ़ लेते हैं, उनके युद्ध पढ़ लेते हैं, उनके बारे में जीवन व्यक्तित्व पढ़ लेते हैं, लेकिन कल्चर क्या है? उलझी हुई है। कल्चर को और चीज़ों से जोड़ के पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करके पढ़नी पड़ेगी, तब जाके परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे और तब जाके आपके प्रश्नों के उत्तर क्या होंगे? सही होंगे। ये आप ध्यान रखना। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ सारी चीज़ों को कि सबसे पहले कला पढ़ेंगे अपन। तो पहले कला की बात कर रहे हैं। कला में कितनी चीज़ें? 4, स्थापत्य कला, संगीत कला, चित्रकला, हस्तकला। क्रम से पढ़ेंगे, पहले स्थापत्य कला पढ़ेंगे, फिर संगीत कला पढ़ेंगे, फिर चित्रकला पढ़ेंगे, फिर हस्तकला पढ़ेंगे। स्थापत्य कला में 3 चीजें पढ़ेंगे, दुर्ग स्थापत्य पढ़ेंगे, मंदिर स्थापत्य पढ़ेंगे और नगर स्थापत्य पढ़ेंगे। संगीत कला में 3 चीजें पढ़ेंगे, नाचना, गाना, बजाना। तो नृत्य पढ़ेंगे, गीत पढ़ेंगे, वाद्य यंत्र पढ़ेंगे, और इन तीनों विधाओं का मिश्रण जिसमें नजर आएगा उसे हम लोक नाट्य कहेंगे, वो भी आपको पढ़ाऊंगा। चित्रकला 2 प्रकार की पढ़ेंगे, एक तो दरबारी चित्रकला और एक लोक चित्रकला, और लास्ट में अपने को क्या पढ़नी है? हस्तकला पढ़नी है, ठीक है।
तो अपने को ये 4 टॉपिक किसके अंतर्गत पढ़ने हैं, कला के अंतर्गत पढ़ने हैं। तो सबसे पहले आपको हेडिंग जो डालनी है आज, वो हेडिंग डालनी है राजस्थान की स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला में सबसे पहली चीज जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो स्थापत्य कला में सबसे पहली चीज अपन पढ़ेंगे दुर्ग स्थापत्य। कौन सा स्थापत्य पढ़ेंगे भाई, दुर्ग स्थापत्य पढ़ेंगे। तो देखो ध्यान से समझो, सबसे पहले अपने को पढ़ना शुरू करना है स्थापत्य कला। और स्थापत्य कला 3 प्रकार की बताई, दुर्ग स्थापत्य, मंदिर स्थापत्य और नगर स्थापत्य। तीनों आपके सिलेबस में, ये ध्यान रखना। दुर्ग स्थापत्य पढ़ेंगे तो दुर्गों के प्रकार पढ़ेंगे और दुर्गों की विशेषताएं पढ़ेंगे। मंदिर स्थापत्य पढ़ेंगे तो मंदिर निर्माण की शैलियां पढ़ेंगे कि एकायतन शैली क्या है, भूमित शैली क्या है, नागर शैली क्या है, द्रविड़ शैली क्या है, बेसर शैली क्या है, कच्छपात शैली कौन सी है, सोलंकी कला के कौन से मंदिर है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। और मंदिरों की विशेषताएं पढ़ेंगे। जैसे प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा गणेश जी का मंदिर जिसमें बिना सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है, बताओ कौन सा मंदिर है वो, कमेंट करके बताओ। राजस्थान का वह मंदिर जिसमें बिना सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है, कौन सा मंदिर है वो, कमेंट करके बताओ। आप पीडीएफ सबको मिलेगी, घबराने की जरूरत ही नहीं है। कृपाल सिंह चौहान का सादर प्रणाम, खुश रहो साहब कृपाल जी। बताओ देखें, जैसे इतिहास में आपको नोट्स मिले थे ना, वही प्रोसेस कल्चर में रहेगा, बस सेम डिट्टो रहेगा वो। मॉडर्न हिस्ट्री कल्चर के बाद में कराऊंगा अब, क्योंकि कुछ लोगों की एग्जाम आ रही है, तो कल्चर पहले इसलिए शुरू कर दिया अपन ने। बिल्कुल मनीष गुजर जी, बिल्कुल। किसी को भी नहीं पता प्रश्न का आंसर? प्रश्न मैंने पूछा था कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा मंदिर या गणेश मंदिर जिसमें बिना सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है, और किसी का भी राइट आंसर नहीं है अभी तक। तो पहले प्री के हिसाब से पढ़ेंगे, मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, ये ध्यान रखना। एक व्यक्ति का राइट आंसर है नितिन शर्मा जी का। वो मंदिर जयपुर में ही है, मंदिर का नाम है गढ़ गणेश जी का मंदिर। तो जयपुर का जो गढ़ गणेश जी का मंदिर है, राजस्थान का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें बिना सूंड वाले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो मंदिरों की विशेषताएं पढ़ेंगे और नगर स्थापत्य में नगर स्थापत्य पढ़ेंगे। अब देखो कमेंट वमेंट करना बंद, और अब शुरू करते हैं अपन दुर्गों के बारे में पढ़ना। किसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं? राजस्थान के दुर्ग पढ़ना शुरू करते हैं, दुर्ग स्थापत्य पढ़ना शुरू करते हैं। तो अब कमेंट बिल्कुल बंद कर दो और चीजों को व्यवस्थित तरीके से सुनना और समझना शुरू कर दो, ठीक है? चलिए देखिए दोस्तों, अब बाद में करेंगे बात। पहले मिल सकते हैं क्या सर नोट्स? पहले क्यों मिलेंगे यार राकेश जी, बाद में मिलेंगे नोट्स, तो है ना, टॉपिक पूरा होने के बाद ही मिलेंगे नोट्स। चलिए साहब, वो सेम डिट्टो प्रोसेस रहेगा जो हिस्ट्री में रहा था अपना प्रोसेस। अब कमेंट बंद कर दो और ध्यान से सुनो, कुछ महत्वपूर्ण शब्द पढ़ा रहा हूं पहले, वो शब्द समझ में आएंगे तभी जाके स्थापत्य कला समझ में आएगी। देखो, जब भी हम दुर्ग पढ़ते हैं, अब ध्यान से ऑब्जर्व करना शुरू कर दो। जब भी आप दुर्ग पढ़ोगे तो एक तो शब्द आएगा दुर्ग, एक शब्द आएगा किला, और एक जो शब्द आएगा वो शब्द आएगा गढ़। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मैं आपको समझा देता हूं, ताकि जब भी ये शब्द बार बार आए तो आपको दिक्कत ना हो समझने में, पढ़ने में दिक्कत ना हो आपको, ठीक है? कुछ भी नोट नहीं कर रहा, कुछ भी। देखो, जो लोग नए जुड़े हैं, आज नए बैच में जो जुड़ रहे हैं, मैं बता दूं उनको 1 मिनट का समय लेके कि देखो, पढ़ने का और पढ़ाने का प्रोसेस ये रहने वाला ओम प्रकाश जी अपना, कि पहले मैं यहाँ पे समझाऊंगा। क्लास की जो पीडीएफ है वो आपके साथ क्लास के अटैच होकर डल जाएगी, जैसे और सब्जेक्ट की डल रही है। और आपको साथ के साथ कुछ नहीं लिखना, जो भी लिखना है वो क्लास खत्म होने के बाद में लिखना है, ठीक है ना? तो केवल मोबाइल को, लैपटॉप को सामने रखो और बिल्कुल शांत मन से सुनते जाओ क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ और क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है? और हैंड रिटन नोट्स जो है वैसे आपको नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल सर मस्त, हाँ मस्त तरीके से मिलेंगे नोट्स, घबराओ मत, ठीक है? अनु बोस जी कह सर हमारी आज पहली क्लास है आपकी, कोई दिक्कत नहीं अनु जी, कल्चर की शुरुआत कर रहे हैं, पहले कल्चर की पहली क्लास है, लिखना विखना कुछ भी नहीं है। बाद में जो है क्लास खत्म होने के बाद में आपको अपनी कॉफी के अंदर इन चीजों को उतारना है, तो क्लास के अंदर केवल समझने का काम रहेगा। कोई दिक्कत रहे तो आराम से कमेंट करके पूछ लेना, जो भी दिक्कत रहेगी उसका समाधान तुरंत करेंगे। बिल्कुल साहब, अब सुनिए ध्यान से, देखो जी,
देखो 3 शब्द आते हैं। सबसे पहले एक तो आता है दुर्ग, एक शब्द आता है किला और एक शब्द आता है गढ़। इनमें अंतर क्या है? कोई पूछ ले आपसे कि दुर्ग किसे कहते हैं, किला किसे कहते हैं, गढ़ किसे कहते हैं। तो देखो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, बबलू गोदारा क्या कह रहा है ये बाद में करेंगे बात, ठीक है ना। अब सुनो, सबसे पहले अपन दुर्ग की बात करें। आपसे पूछ ले कि दुर्ग किसे कहते हैं, तो आपको बहुत सामान्य शब्दों में जवाब देना है। क्या जवाब देना है? कि देखो जी विद्वानों, राजा ने क्या किया कि प्राचीन काल में जब राजवंशों की स्थापना करना शुरू किया, ढंग से समझना, राजा के द्वारा प्राचीन काल में, कालांतर में जब राजवंश स्थापित करना शुरू किया गया, आपने भारत का इतिहास अगर पढ़ा है तो आपने मौर्य काल के अंदर कौटिल्य का नाम सुना होगा आपने। कौटिल्य वही है जिसे हम चाणक्य कहते हैं, ये चाणक्य वही है जिसे हम विष्णुगुप्त कहते हैं। तो कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, विष्णुगुप्त का नाम आपने सुना होगा, और ये वही चाणक्य हैं, कौटिल्य हैं, जिनकी पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। और आपने सबसे पहली बात पढ़ी होगी अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसकी जो विषय वस्तु है वो है सामान्य राजनीति। किस पर आधारित है ये? सामान्य राजनीति पर आधारित किताब है। और जब भी आप कौटिल्य के बारे में बात करोगे, जब भी आप कौटिल्य के बारे में पढ़ोगे, तो कौटिल्य ने एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए, एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए अपना सप्तांग सिद्धांत बताया है। कौन सा सिद्धांत बताया है? सप्तांग सिद्धांत बताया है। ढंग से समझना, कमेंट बिल्कुल बंद कर दो। और एक अजीब सा मंजर नजर आता है, हर एक आंख समंदर नजर आता है। क्या बादम मिर्जा गालिब भी है क्या क्लास में? चलिए साहब, तो कौटिल्य ने कहा है कि राजा को अगर अपना राज्य चलाना है तो उसके पास में कितने तत्व होने चाहिए, कितनी चीजें होनी चाहिए? 7 चीजें। कौन कौन सी 7 चीजें होनी चाहिए? तो उसने कहा कि अगर एक राज्य आपको चलाना है, राज्य की स्थापना करनी है, तो सबसे पहले तो आपके पास में एक राजा होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए आपके पास। दूसरा इसने कहा कि राजा तो होना ही चाहिए, लेकिन राजा को सलाह देने के लिए अमात्य होने चाहिए, मंत्री होने चाहिए। फिर इसने कहा कि राजा के पास में एक जनपद भी होना चाहिए, भूभाग भी होना चाहिए, शासन कहाँ चलाएगा, लोग भी होने चाहिए उसके अंदर, उन्हीं पर तो हुकूमत करेगा, तो एक जनपद होना चाहिए। फिर चाणक्य ने कहा कि राजा के पास में एक दुर्ग भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राजा के पास में दुर्ग भी होना चाहिए। फिर इसने कहा कि राजा के पास में कोष भी होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए, खजाना। इसके अलावा राजा के पास में सेना भी होनी चाहिए, और राजा के पास में मित्र भी होने चाहिए साहब। बिना मित्रों के राजा एक आदर्श राज्य की संकल्पना परिभाषित नहीं कर सकता। तो चाणक्य ने जब आदर्श राज्य की संकल्पना बताई, तो सप्तांग सिद्धांत बताए, 7 तत्व बताए कि एक राज्य के निर्माण के लिए 7 चीजें होना बहुत जरूरी है। और उन 7 चीजों में जो एक विषय वस्तु बताई, वो क्या बताई? दुर्ग। चाणक्य ने, कौटिल्य ने कहा कि राज्य के अंदर एक क्या होना चाहिए? दुर्ग होना चाहिए। और जब कौटिल्य ने दुर्ग के बारे में लिखा, तो कौटिल्य ने क्या लिखा, वही परिभाषा मैं यहां पर बता रहा हूं। कौटिल्य ने लिखा कि प्राचीन काल में जब राजा के द्वारा अपने अपने राजवंशों की स्थापना की जा रही थी, तो राजाओं ने क्या किया शुरू में कि एक तो स्वयं के निवास के लिए, यानी कि खुद के रहने के लिए, ढंग से समझना बात, दुर्ग किसे कहते हैं? तो दुर्ग की बेसिक परिभाषा बता रहा हूं। प्राचीन काल में, कालांतर में जब राजवंशों की स्थापना होने लगी और राज्य का आवश्यक तत्व दुर्ग माना जाने लगा, तब राजाओं ने क्या किया कि खुद के रहने के लिए, इसके अलावा परिवार जनों के रहने के लिए, इसके अलावा सेना भी तो थी उनके पास, सैनिकों के रहने के लिए, इसके अलावा कोष खजाना भी है, तो खजाने की सुरक्षा के लिए, तथा जनपद में जो लोग रहते हैं अगर उन पर कभी संकट आए तो वो सभी लोग दुर्ग के अंदर आकर जो अपना गुजारा कर सके, विपत्ति काल में अपना समय बिता सके। तो विपत्ति काल में जनता की सहायता के लिए या जनता की सुरक्षा के लिए जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाई गई, उन्हीं इमारतों को कालांतर में क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया। ढंग से समझना, दुर्ग किसे कहते हैं? तो सबसे पहली बात
कि प्राचीन काल में जब राजाओं द्वारा राजवंशों की स्थापना की जा रही थी, अपने अपने राज्य स्थापित किए जा रहे थे, तो राज्य की संकल्पना के अंतर्गत दुर्ग का नाम आता है। तो राजा क्या करते थे कि खुद के रहने के लिए, परिवारजनों के रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए, धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए और विपत्ति काल में जनता की सुरक्षा के लिए जो बड़ी बड़ी इमारतें बनवाते थे, उन्हीं को क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। अब मैंने ये कुछ भी नहीं बोला कि ये दुर्ग पहाड़ पर बनेंगे या जंगल में बनेंगे या रेगिस्तान में बनेंगे या जमीन पर बनेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला मैंने, क्योंकि वो तो दुर्गों के प्रकार हो जाएंगे। फिर वो तो दुर्गों की क्या हो जाएंगे? प्रकार। जो दुर्ग पहाड़ पर बना रहेगा वो गिरि दुर्ग कहलाएगा, जो जमीन पर बना रहेगा वो स्थल दुर्ग कहलाएगा, जो जल स्रोत के पास में बना रहेगा वो जल दुर्ग कहलाएगा, जो रेगिस्तान के बीच में बना रहेगा वो दानवन दुर्ग कहलाएगा। तो वो तो दुर्गों के क्या हो जाएंगे? प्रकार हो जाएंगे साहब। दुर्ग की परिभाषा अगर पूछे तो राजाओं ने खुद के रहने के लिए, परिवारजनों के रहने के लिए, इसके अलावा सैनिकों के निवास के लिए, धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए और विपत्ति काल में जनता की सुरक्षा के लिए जो बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, उन्हीं इमारतों को कालांतर में क्या कहा गया? दुर्ग कहा गया। और दुर्ग जो सप्तांग सिद्धांत में शामिल किया है दुर्ग को, वो किसने शामिल किया है? कौटिल्य ने शामिल किया है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कौटिल्य ने कितने प्रकार के दुर्ग बताए हैं, तो 4 प्रकार के, बात करेंगे हम आगे, ठीक है। तो ये हो गई दुर्ग की परिभाषा। अब आपसे थोड़ा सा घुमा के पूछ ले प्रश्न कि चलो राजा ने खुद के रहने के लिए, परिवारजनों के रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए, धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए और विपत्ति काल में जनता की सुरक्षा के लिए बड़ी बड़ी इमारतें बनवा दी, आपने उनको दुर्ग कह दिया। लेकिन बताओ, जब दुर्ग इसे कहते हैं तो फिर किला किसे कहते हैं? कौन बताएगा आप में से कि क्या डेफिनेशन होगी किले की? बताओ, देखिए कमेंट करके, पढ़ता हूं मैं आपके कमेंट। बताओ किला किसे कहेंगे हम? आने दो कमेंट। दीपक जहांगीर कह रहा है सर सप्तांग सिद्धांत में रानी नहीं आएगी। नहीं आएगी। चाणक्य के अनुसार रानी की संकल्पना नहीं थी। मोहित निर्वाण कह रहा है कि दुर्ग जहां राजा रहता है, किला जहां सेना रहती है, और गढ़ पता नहीं है गुरुजी, बिना पूछे बता दिया गढ़ भी। बताओ देखा भाई लोगों कि दुर्ग की तो परिभाषा बहुत सीधी सीधी बता दी कि जब राजा महाराजा अपने अपने राजवंश स्थापित कर रहे थे तो राजाओं ने खुद के रहने के लिए, परिवारजनों के रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए, धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए और विपत्ति काल में जन सुरक्षा के लिए जो बड़ी बड़ी इमारतें बनवाई, उनको दुर्ग कहा गया। अब बताओ किला किसे कहते हैं? एक तो कमेंट बहुत तेज चल रहे हैं यार तुम्हारे। चारों ओर के परकोटे को नहीं, राजा के मित्रों और मंत्रियों के रहने वाले स्थान को गलत, शत्रु सुरक्षा के लिए। आपने बताया नहीं सर, पृथ्वीराज चौहान ने कटप्पा को क्यों मारा? ये कब बताया मैंने? शस्त्रों के रखने को। किसी को भी आंसर नहीं आ रहा। जय हो आपकी। नहीं 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 नहीं, ये कंडीशन है आपकी। देख लो, किले का नहीं पता आपको। अब मैं बता रहा हूं, ढंग से समझ लेना। देखो साहब, प्राचीन काल में ना साहब, कीर्ति कुमारी मीणा जी गलत। चलो समझो, अब मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिए इधर। दुर्ग में राज परिवार रहता है और किला जिसमें राजकीय परिवार और अन्य अधिकारी रहते हैं। क्या बात है, क्या लिखा है आपने? चलो साहब, अब समझ लो मेरी बात, पटलाई बंद करो। गलत है, किसी का कोई सटीक आंसर नहीं आया। अब समझो इधर, प्रशासनिक अधिकारी दुर्ग में भी रह सकते हैं, जरूरी नहीं है कि किले के अंदर रहे हैं। परिभाषा पूछ रहा हूं मैं, अंतर नहीं पूछ रहा दोनों में। परिभाषा यह आएगी कि प्राचीन काल में जब राजाओं के द्वारा अपने अपने राजवंश स्थापित किए जा रहे थे तो राजा किसका निर्माण करवा रहे थे? शुरू में दुर्गों का निर्माण करवा रहे थे। और पहली बार मनुस्मृति में दुर्ग शब्द का उल्लेख किया गया था। यह आपने पढ़ा होगा, अगर स्मृति पढ़ी होगी, गुप्त काल पढ़ा होगा, तो पहली बार दुर्ग शब्द का उल्लेख जो मिलता है वो कौन सी स्मृति में मिलता है? मनुस्मृति में। और मनुस्मृति में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए? 6 प्रकार के, वो बात करेंगे हम। तो पहली बार दुर्ग शब्द का जो उल्लेख मिलता है
वो किस में मिलता है? मनुस्मृति में मिलता है साहब। दुर्गों के जो प्रकार मिलते हैं वो भी किस में मिलते हैं? तो मनुस्मृति में मिलते हैं साहब। ध्यान से समझना कि जब प्राचीन काल में राजा महाराजा अपने अपने राजवंश स्थापित कर रहे थे तो खुद के रहने के लिए, परिवारजनों के रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए, धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए और विपत्ति काल में जन सुरक्षा के लिए जो बड़ी बड़ी इमारतें बनवा रहे थे उनको तो क्या कहा जा रहा था? दुर्ग कहा जा रहा था। लेकिन जब जगह जगह राजवंश स्थापित हो गए, जब जगह जगह अलग अलग वंशों की स्थापना होने लगी, तो राजा साम्राज्य विस्तार के लिए एक किले से, एक दुर्ग से दूसरे दुर्ग पर आक्रमण करने लग गए। एक वंश दूसरे वंश पर अधिकार करना चाहता था, एक राजा दूसरे राज्य की सीमा के अंदर घुसना चाहता था, एक राजा दूसरे राजा के दुर्ग को जीतना चाहता था। और क्या हुआ कि जब कालांतर में काफी सारे राजवंश बढ़ने लगे, राजाओं की साम्राज्यवादी नीति का विस्तार होने लगा, एक राजा जब दूसरे राजा पर आक्रमण करने लगा, तब राजाओं को महसूस हुआ कि हमने जो ये इमारतें बनवाई है ये रहने के लिए, खजाने की सुरक्षा के लिए और जनता की सुरक्षा के लिए तो सही है, लेकिन युद्ध के अंतर्गत या युद्ध के समकालीन सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से ये इमारतें, ये दुर्ग सुरक्षित नहीं है। और जब इस प्रकार का आभास तत्कालीन राजाओं को होने लगा, तब राजाओं ने क्या किया कि दुर्ग के स्थान पर कालांतर में किलों का निर्माण करवाना शुरू किया। और किले किस प्रकार बनाए जाते हैं? तो ये सब मापदंड तो ध्यान में रखे जाते हैं, लेकिन साथ में सुरक्षा का मापदंड भी ध्यान में रखा जाता। अरे मान लो किसी राजा ने किसी दुर्ग पर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके इस राजा ने मान लो एक तोप चलाई, तोप का गोला दुर्ग की दीवार पे जाके लगा और दीवार ढह गई, तो दुर्ग रहने करने के हिसाब से तो सही है, लेकिन सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से असुरक्षित है, महफूज नहीं है। और जब राजाओं को इस प्रकार का आभास होने लगा, तब राजाओं ने इन सभी मापदंडों के साथ में सुरक्षा के मापदंडों को भी तवज्जो दी। और तब राजाओं ने क्या किया कि ऊंची ऊंची या खड़ी पहाड़ियों पर मोटे मोटे पत्थरों की दीवारों से युक्त जो मजबूत इमारतें बनवाना शुरू किया। वही इमारतें कालांतर में क्या कहलाई? किला कहलाई। वही इमारतें कालांतर में क्या कहलाई? किला कहलाई। राजाओं के द्वारा बनाई गई ऐसी इमारतें जो दुर्गों को रिप्लेस करके बनाई गई, दुर्गों के स्थान पर सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखकर बनाई गई, जो 99% पहाड़ी के ऊपर बनी होगी, खड़ी पहाड़ी पर या सीधी पहाड़ी पर, जहां शत्रु सेना आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती। उनकी दीवारें भी मोटे मोटे मजबूत पत्थरों से बनी होगी, उनकी दीवारें बिल्कुल प्लेन होगी ताकि कोई चढ़ाई नहीं कर सकता। तो जब सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखकर राजाओं ने इमारतें बनवाना शुरू किया, तो वही इमारतें कालांतर में दुर्गों के स्थान पर क्या बनने लग गई? किले के रूप में बनने लग गई। और वही इमारतें कालांतर में क्या कहलाई? किला कहलाई। तो किले की परिभाषा क्या होगी कि जब तत्कालीन राजाओं को दुर्ग सुरक्षा के मापदंडों के हिसाब से असुरक्षित लगने लगे, तब राजाओं ने सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखकर ऊंची ऊंची और खड़ी पहाड़ियों पर मजबूत मोटे मोटे पत्थरों की दीवारों से युक्त जो इमारतें बनवाना शुरू किया, वही इमारतें कालांतर में क्या कहलाई? किला कहलाई। तो पहली बार इतिहास में जो बने वो दुर्ग बने, लेकिन जब दुर्ग सुरक्षा के हिसाब से महफूज नहीं थे, असुरक्षित लगने लगे, तब राजाओं ने सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखा और सुरक्षा मापदंडों को ध्यान में रखकर ऊंची ऊंची और खड़ी पहाड़ियों पर मोटे मोटे पत्थरों की दीवारों से युक्त जो मजबूत इमारतें बनवाना शुरू किया। वही इमारतें कालांतर में क्या कहलाई? किला कहलाई। तो दुर्ग में और किले में जो अंतर होता है वो मुख्य अंतर सुरक्षा का होता है। दुर्ग से ज्यादा सुरक्षित क्या होता है? किला होता है। दुनिया में पहली बार क्या बने थे? दुर्ग बने थे। लेकिन जब दुर्ग असुरक्षित लगने लगे तो राजाओं ने सुरक्षा के मापदंडों को तवज्जो दी और दुर्गों के स्थान पर किसका निर्माण शुरू कर दिया? किलों का निर्माण शुरू कर दिया। तो उसे हम किला कहते हैं। फिर तीसरा शब्द आता है यहाँ पर गढ़। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ गढ़ किसे कहते हैं, कोई पूछ ले कि बताओ गढ़ किसे कहते हैं, तो क्या आंसर होगा आपका गढ़ का? मौज कर दी गुरुजी। अरे मौज करने के लिए तो हैं। बिल्कुल सुरक्षा के मापदंड जहां नजर आएंगे वो किला कहलाएगा। गढ़ बताओ गढ़ किसे कहते हैं?
नवीन जहांगीर जी आपके कमेंट आ रहे हैं, लेकिन कमेंट क्या है, रफ्तार से चलते हैं तो कई लोगों के निपट पाता मैं। गढ़ बताओ, गढ़। जिसमें किलाबंदी करी गई हो, जिससे उस पर आक्रमण करना है, उस पर कब्जा करना कठिन हो। इतनी कठिन मत बताओ परिभाषा यार, मेरे समझ में नहीं आई, बच्चों कैसे आएगी। अरे यार पता नहीं कौन से देश से आए हो तुम लोग। अरे मूर्खों, किले को या दुर्ग को क्षेत्रीय भाषा में गढ़ कहा जाता है। किले को या दुर्ग को क्षेत्रीय भाषा में क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। जैसे आपके गांव में कोई किला बना हुआ है, आपके गांव में कोई दुर्ग बना हुआ है, तो कोई भी दोस्त आता है तो आप उसे क्या कहते हो कि ला हमारा गढ़ दिखा के लाता हूं। तो दुर्ग किला दोनों ही गढ़ कहलाते हैं, लेकिन क्षेत्रीय भाषा में, तो क्षेत्रीय भाषा में दुर्ग को और किले को हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। यह मत बताओ गढ़ छोटा होता है किला बड़ा होता है, नहीं। जैसे चित्तौड़गढ़, तो चित्तौड़गढ़ को छोटा सा किला थोड़ी है। तो क्षेत्रीय भाषा में दुर्ग या किले को क्या कहा जाता है? गढ़ कहा जाता है। इतना साइंटिफिक वर्गीकरण मत करो, देसी भाषा में वर्गीकरण करो, जिससे आप भी समझ पाओ और जिसको बताना चाह रहा है वो भी समझ पाए। तो राजाओं ने खुद के रहने के लिए, परिवारजनों के रहने के लिए, सैनिकों के रहने के लिए, धन संपत्ति की सुरक्षा के लिए और विपत्ति काल में जनता की सुरक्षा के लिए जो इमारतें बनवाई वो क्या कहलाई? दुर्ग कहलाई। लेकिन जब आक्रमण होने लगे, राजाओं को दुर्ग सुरक्षा के मापदंड के हिसाब से असुरक्षित लगने लगे, तब राजाओं ने दुर्ग बनवाना तो कर दिया बंद, और सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ऊंची ऊंची और खड़ी पहाड़ियों पर मोटे मोटे पत्थरों की दीवारों से युक्त जो मजबूत इमारतें बनवाना शुरू किया वो किला कहलाई। और किले को या दुर्ग को क्षेत्रीय भाषा में हम क्या कहते हैं? गढ़ कहते हैं। बताओ अटे तक की बात था समझ में आई को नहीं? थम्स अप कर बताओ। गांव में गढ़ क्यों हैं? ये बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो दुर्ग, किला, गढ़ केवल शब्दों का फेर है। केवल किसका फेर है? शब्दों का फेर है, ये ध्यान रखना। किला गढ़ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है यार। जैसे नाहरगढ़ का किला, तो नाहरगढ़ का किला, किले के अंदर गढ़ जुड़ा हुआ है ना, तो बिल्कुल हो सकता है। चलिए साहब, अरे वाह भाई भूपेंद्र भाई, धन्यवाद तारो सर, मैंने बिल्कुल सही बताया था। शायद मेरा कमेंट बिल्कुल साहब सभी जी नहीं देख पाए होंगे आपका कमेंट। तो अटे तक की बात पल्ला पड़ गई था आगे, चालो तो चालो आगे चलना चाहता। ठीक, अब जैसे ही अपन दुर्ग पढ़ेंगे तो दुर्ग के अंदर कुछ चीजें आएगी। जैसे इस दुर्ग में स्मारक बना हुआ है, इस दुर्ग में मीनार बनी हुई है, इस दुर्ग में मजार बनी हुई है, इस दुर्ग में छतरी बनी हुई है, इस दुर्ग में स्मारक बना हुआ है। तो इनमें अंतर क्या होता है? इन अंतर को, इन चीजों को भी आप ढंग से व्यवस्थित तरीके से समझना शुरू कर दो। गुरुजी कितनी बार कल्चर पढ़ी, लेकिन ये तो अरे सब अठे पर तो साल सीधा ने बुस्टर के अंदर एक एक सवाल का जवाब मिल सीधा ने, तो घबराओ मत होते लोग। ठीक, अब समझो आगे। तो दुर्ग, किला, गढ़ बहुत आराम से समझाया मैंने। अब कुछ शब्दावली बता रहा हूं मैं जो अपने काम में आएगी बार बार। ठीक है, कुछ शब्दावली मैं आपको बता रहा हूं जो स्थापत्य कला पढ़ेंगे तो बार बार वो शब्दावली काम में आएगी। उस शब्दावली को भी बिल्कुल ढंग से समझ लो, और फिर जो है अपन एक एक दुर्गों के प्रकार पढ़ना शुरू करते हैं। देखो साहब, शब्दावली दो ही प्रकार से चलेगी, एक तो हिंदू धर्म के हिसाब से और एक मुस्लिम धर्म के हिसाब से। ढंग से समझना चीजों को। शब्दावली दो ही प्रकार से चलेगी, एक तो हिंदू धर्म के हिसाब से और एक मुस्लिम धर्म के हिसाब से। ठीक है, और वही शब्दावलियां स्थापत्य कला में अपने बार बार आएगी। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, देखो साहब, सबसे पहली बात जितनी भी चीजें आएगी सारी एक ही बार में बता देता हूं मैं, ताकि कल्चर में कोई चीज अलग से आपको पढ़ाने की आवश्यकता ना पड़े। देखो साहब, देखो विद्वानों, हिंदू धर्म में ढंग से सुनना, कमेंट करना बंद कर दो। हिंदू धर्म में जो साधु महात्मा होते हैं उसे तो हम क्या कहते हैं? संत कहते हैं। ढंग से समझना, बिल्कुल देसी भाषा में समझाऊंगा ताकि चीजें ऑब्जर्व करना सीख जाओ, अपने तरीके से चीजों को पढ़ना और याद करना सीख जाओ। हिंदू धर्म में जो साधु महात्मा होते हैं
उन्हें हम क्या कहते हैं? संत कहते हैं। और मुस्लिम धर्म में जो साधु महात्मा होते हैं, जो मुस्लिम साधु संत होते हैं, उन्हें हम सूफी संत कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? सूफी संत कहते हैं। ढंग से समझना ये बात है। हिंदू धर्म में जो साधु महात्मा होते हैं उन्हें संत कहते हैं, और मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम साधु महात्मा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सूफी संत कहते हैं। ठीक। तो अरे मौलवी तो पुजारी हो गया, पंडित हो गया। मोहित निर्वाण जी कोई कमेंट नहीं करना, मैं जो बता रहा हूं पहले उसको ढंग से समझना है। कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा, पहले जो मैं सारी चीज समझा रहा हूं उसको ढंग से समझो, वरना दिमाग से उजड़ जाएगी ये सारी चीज। तो हिंदू धर्म में जो साधु महात्मा होते हैं वो संत कहलाते हैं, मुस्लिम धर्म में जो मुस्लिम साधु महात्मा होते हैं वो सूफी संत कहलाते हैं। पहली बात क्लियर। दूसरी बात कि विद्वानों, हिंदू धर्म में जो संत होते हैं उन संतों के द्वारा जो नियम कानून कायदे चलाए जाते हैं वो कहलाते हैं उनके संप्रदाय। वो उनके क्या कहलाते हैं? संप्रदाय कहलाते हैं। ढंग से समझना, हिंदू संतों के द्वारा जो नियम कानून कायदे शिक्षा चलाई जाती है वो उनकी क्या कहलाती है? संप्रदाय कहलाती है। जैसे दादू दयाल जी ने दादू संप्रदाय चलाया, जाम्बो जी ने विष्णुई संप्रदाय चलाया। ठीक है। इसके अलावा बात करें अपन, और संत वल्लभाचार्य जी ने वल्लभ संप्रदाय चलाया, निम्बकाचार्य जी ने निम्बार्क संप्रदाय चलाया। तो हिंदू धर्म के जो साधु महात्मा होते हैं, जो संत होते हैं, उनके नियम कानून कायदे जिस परिवेश में जिस संस्था के अंतर्गत चलेंगे वो उनका क्या कहलाएगा? संप्रदाय कहलाएगा। यानी कि हिंदू संत अपना क्या चलाते हैं? संप्रदाय चलाते हैं। जबकि इधर जो मुस्लिम संत होते हैं, जो सूफी संत होते हैं, उनके जो संप्रदाय होते हैं, उनके जो नियम कानून कायदे होते हैं उसे हम कहते हैं सिलसिला। क्या कहते हैं उसे? सिलसिला कहते हैं। जैसे एक उदाहरण देके समझाता हूं। एक संत हुए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और अपन आंखें बंद करके, बिल्कुल आंखें बंद करके बिना देखे जोर जोर से बोलते हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय चलाया। अरे मूर्खों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का संबंध इस्लाम से है, मुस्लिम सूफी संत है वो। और मुस्लिम सूफी संतों के जो संप्रदाय होते हैं उन्हें संप्रदाय नहीं कहते, उन्हें हम कहते हैं सिलसिला। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने क्या चलाया? चिश्ती सिलसिला चलाया। अगर आप पढ़ते हो कि चिश्ती संप्रदाय चलाया तो बहुत गलत पढ़ते हो। आपने भारत के इतिहास में पढ़ी होगी, जब भक्ति धारा सूफी धारा पढ़ी होगी जब, कि चिश्ती सिलसिला, कादरी सिलसिला, सुवारावर्दी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला। तो मुस्लिम संतों के जो संप्रदाय होते हैं उनके नियम कानून कायदे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिलसिला कहलाते हैं। तो संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती संप्रदाय नहीं चलाया, क्या चलाया? चिश्ती सिलसिला चलाया। तो हिंदू संत जो चलाते हैं वो संप्रदाय है, और मुस्लिम सूफी संत जो चलाते हैं वो क्या कहलाता है? सिलसिला कहलाता है। ठीक। तीसरी बात कि हिंदू संतों के जो मंदिर होते हैं, जो उनकी पूजा स्थली होती है, उसे तो हम कहते हैं पीठ। क्या कहते हैं उसे? तो पीठ। जैसे दादू दयाल जी की पीठ कहां पर है? तो नरेना जयपुर में। ठीक है। जैसे अपन पढ़ते हैं कि संत धन्ना जी की पीठ कहां पर है, संत लालदास जी की पीठ कहां पर है, संत वल्लभाचार्य जी की पीठ कहां पर है। तो हिंदू संप्रदाय के जो संत होते हैं उनके जो मंदिर होते हैं, उनकी जो पूजा स्थली होती है वो क्या कहलाती है? उनकी पीठ कहलाती है। जबकि सूफी संतों के जो मंदिर होते हैं, सूफी संतों की जो पूजा स्थली होती है उसे हम कहते हैं दरगाह। क्या कहते हैं उसे? दरगाह कहते हैं। जैसे संत दादू दयाल जी की पीठ कहां पर है? नरेना जयपुर में। और संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर में। तो हिंदू संतों के मंदिर तो पीठ कहलाते हैं, और मुस्लिम सूफी संतों के जो मंदिर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दरगाह कहलाते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक। फिर चौथी बात करें अगर आगे, तो देखो हिंदू धर्म में व्यक्ति विशेष के क्या बनाए जाते हैं? स्मारक। ढंग से समझना। जैसे गांधी जी का स्मारक हो गया, महाराणा प्रताप का स्मारक हो गया, गांव में सरपंच साहब का स्मारक हो गया। ठीक है। तो हिंदू धर्म में हिंदू व्यक्तियों की याद में क्या बनाए जाते हैं? उनके स्मारक बनाए जाते हैं। उसी प्रकार मुस्लिम धर्म में मुस्लिम व्यक्तियों की याद में बनाए गए स्मारक क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं मीनार। अरे वो क्या कहलाते हैं? मीनार कहलाते हैं। जैसे राजस्थान की कल्चर पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा
कि राजस्थान में अकबर का जो स्मारक बना हुआ है उसे हम अकबर का स्मारक नहीं कहते हैं, उसे हम कहते हैं अकबर की मीनार, जो आमेर दुर्ग जयपुर में बनी हुई है। राजस्थान में शेरशाह सूरी का जो स्मारक है उसे हम शेरशाह सूरी का स्मारक नहीं कहते, उसे हम कहते हैं शेरशाह सूरी की मीनार, जो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर बनी हुई है। तो हिंदू व्यक्ति विशेष के तो स्मारक बनाए जाते हैं और मुस्लिम व्यक्ति विशेष के वही स्मारक क्या कहलाते हैं, मीनार कहलाते हैं। ये आप ध्यान रखना। फिर आगे बात करें अपन कि देखो जी, हिंदू धर्म के ऐसे व्यक्ति या हिंदू धर्म के लोगों के बनाए गए ऐसे स्मारक जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं। ढंग से समझना, हिंदू व्यक्ति विशेष के ऐसे स्मारक जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, धर्म से जुड़े हुए हैं, लोग पूजा पाठ करते हैं वहां पे जाके, तो वो स्मारक राजस्थानी भाषा में क्या कहलाते हैं? तो या तो उन्हें हम कहते हैं चबूतरा या उन्हें कहते हैं थान। ढंग से समझना ये बात है। ऐसे हिंदू व्यक्ति विशेष के स्मारक जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, जहां पूजा पाठ होती है, जहां लोग जाते हैं, तो ऐसे हिंदू व्यक्तियों के स्मारक क्या कहलाएंगे? चबूतरा कहलाएंगे या थान कहलाएंगे। लेकिन इधर समझना कि ऐसे मुस्लिम व्यक्तियों के स्मारक जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, उन स्मारकों को हम मीनार ना कह के क्या कह देंगे? मजार कह देंगे। क्या कह देंगे? उनको मजार कह देंगे। तो बहुत ढंग से समझना है। हिंदू धर्म के व्यक्ति विशेष के बनाए गए स्मारक कहलाते हैं और मुस्लिम धर्म में मुस्लिम व्यक्ति विशेष के बनाए गए स्मारक क्या कहलाते हैं? मीनार। लेकिन ऐसे स्मारक जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं उन्हें चबूतरा या थान कहते हैं, और ऐसे मीनार जो आध्यात्मिकता से, धार्मिक मान्यता से जुड़े हुए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मजार कहते हैं। ये ध्यान रखना। और अगर बात करें तो हिंदू राजपूत राजाओं की बात करें, हिंदू राजाओं की बात करें, तो हिंदू धर्म में अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत व्यक्ति को जलाया जाता है, और जहां पर व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है वहां पर राजाओं के मरने के बाद उनकी क्या बनाई जाती थी? छतरी बनाई जाती थी। लेकिन मुस्लिम धर्म में अंत्येष्टि संस्कार के अंतर्गत व्यक्ति को जलाया नहीं जाता है, बल्कि व्यक्ति को जमीन में गड्ढा खोदकर दफनाते हैं वो लोग। ठीक है। और जहां पर मुस्लिम शासकों को दफनाया गया वो स्मारक उनके क्या कहलाएंगे? मकबरा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो? मकबरा। तो हिंदू राजाओं के मरने के बाद तो उनकी छतरियां बनती है, और मुस्लिम शासकों के मरने के बाद जहां उनको दफनाते हैं वह उनका क्या बनता है? मकबरा बनता है। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं, आगे खोल के समझ लेना। बार बार आएंगे अपने शब्द कि अकबर की मीनार यहां बनी हुई है, सदरुद्दीन की दरगाह वहां बनी हुई है, उस व्यक्ति की मजार वहां बनी हुई है। तो इन शब्दों का पता होना चाहिए आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं, हिंदू धर्म में जो साधु महात्मा है उन्हें संत कहते हैं, मुस्लिम धर्म में साधु महात्माओं को सूफी संत कहते हैं। अपने संत हिंदू धर्म में क्या चलाते हैं? संप्रदाय, और मुस्लिम संत क्या चलाते हैं? सिलसिला। हिंदू संतों के मंदिर का पूजा स्थली क्या कहलाती है? पीठ। तो सूफी संतों के मंदिर पूजा स्थली कहलाएगी दरगाह। हिंदू धर्म में व्यक्ति विशेष के स्मारक बनाए जाते हैं, और मुस्लिम धर्म में मुस्लिम व्यक्ति विशेष के मीनार बनाई जाती है। लेकिन ऐसे स्मारक जो धार्मिक मान्यता से जुड़े हुए हैं उन्हें हिंदू धर्म में तो चबूतरा या थान कहते हैं, और मुस्लिम धर्म में उन्हें कहते हैं मजार। हिंदू राजाओं के मरने के बाद जहां उनका अंतिम संस्कार हुआ वहां पर तो बनी उनकी छतरी, और मुस्लिम राजाओं के मरने के बाद जहां उनको दफनाया गया वहां पर उनके क्या बनते हैं? मकबरे बनते हैं। बताओ, 8 तक की बात बहुत डंगसू और बहुत गहनता सुता के समझ में आई को नहीं? थम्स अप कर रहे। बताओ, ये शब्द बार बार आएंगे आगे। अब किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ लो मेरे से, अब पूछो। बीच बीच में पूछने से कोई मतलब था ही नहीं। मस्जिद क्या होती है बता दूंगा मैं भी, घबराओ मत। और कुछ पूछो, पूछना है तो। सोलह 1680 में पढ़ाया था नित्यानंद जी, 1690 में कहां पढ़ाया था मैंने उदयपुर की लड़ाई? कैसी बात कर रहे हो यार? मैं मस्जिद बता दूं, वो भी समझ लो। देखो साहब, हिंदू धर्म के लोग जहां पूजा पाठ करते हैं तो उनके तो क्या होते हैं? मंदिर। और मुस्लिम धर्म के लोग जहां पूजा पाठ करते हैं, इबादत करते हैं, वो उनकी क्या होती है? मस्जिद। तो हिंदू धर्म के जो मंदिर है मुस्लिम धर्म में वो सब क्या कहलाते हैं? मस्जिद कहलाते हैं। ये लो, ये भी बता दिया आपको। और भी कोई शब्द दिमाग में आ रहा हो तो पूछ लो आराम से, कोई दिक्कत को नहीं।
सर आपसे वापस ऑफलाइन पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ाएंगे ऑफलाइन भी। जो नए विद्यार्थी आ जाए उनके भी समझ में आ रही है ना भाई बात सारी। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रश्न दिमाग में आ रहा हो, कोई शब्द आ रहा हो तो पूछ लेना। पेनोरमा वो अलग चीज है, वो हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म से संबंधित नहीं है, वो अलग चीज है। पेनोरमा का मतलब होता है नव निर्माण करना। अरे अविनाश शर्मा कुछ भी और कोची के बारे में कैसे बता दूंगा यहाँ पे यार, कुछ भी लिखते हो आप। चलो साहब ठीक। तो घोड़े की मजार देखो, एक कमेंट आया दीपक जांगीड़ का, एक है राजस्थान में घोड़े की मजार। मैं बता देता हूं तुम्हें। अब देखो घोड़े की मजार मतलब घोड़ों को भी बांट दिया हिंदू मुसलमानों के बीच। घोड़े की मजार कहां पर है, तो यह तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। मैं बता दूं आपको, राजस्थान में घोड़े की मजार कहां पर है, तो तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। और घोड़े की मजार लिखा हुआ है, इसका मतलब ऐसे मुस्लिम व्यक्ति का घोड़ा रहा होगा जो वीरता में या युद्ध के दौरान शहीद हुआ होगा, और मुस्लिम व्यक्ति का घोड़ा है तो उसके स्मारक को ऐसे। अब देखो धार्मिक मान्यता है इस मजार की कि यहां पर जो है लोग जाते हैं और चने की दाल चढ़ाते हैं। ध्यान रखना, कभी जाओगे ना आप तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, तो यहाँ पर ऊपर तो एक दरगाह बनी हुई है मीरान साहब की दरगाह, और मीरान साहब के घोड़े की मजार वहां पर बनी हुई है। तो जब तारागढ़ दुर्ग में मीरान साहब की दरगाह है तो मतलब सूफी संत की दरगाह है, और उन्हीं का घोड़ा होगा, यानी कि इस्लाम से संबंधित है, मुस्लिम समुदाय से संबंधित है। तो घोड़े का स्मारक, घोड़े का चबूतरा न कह के क्या कहती है, घोड़े की मजार कहती है इसको। तो मजार शब्द आ गया तो 100% कौन से धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से, ये ध्यान रखना। अब घोड़ा मुसलमान नहीं था, इसका जो मालिक रहा होगा वो मुस्लिम व्यक्ति रहा होगा। मुरीद क्या होते हैं देखो मैं बता देता हूं, सारी चीज पूछ लो, इसके बाद न तो कभी पूछना न कभी बताऊंगा मैं दोबारा। मुरीद क्या होते हैं तो मैं बता दूं आपको। देखो जी विद्वानों, जब आपने सूफी धारा पढ़ी होगी, जब आपने सूफी संत पढ़े होंगे, सूफी धारा पढ़ी होगी, तो सूफी संतों की भी कुछ शब्दावली चलती है, मुस्लिम संतों की भी अलग से क्या चलती है, शब्दावली चलती है। और सूफी संतों की जो शब्दावली चलती है, तो आपने पढ़ा होगा कि सूफी संतों में जो गुरु होते हैं उन्हें तो हम कहते हैं पीर। सूफी संतों में जो गुरु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पीर कहते हैं। और सूफी संतों में जो शिष्य होते हैं उन्हें हम मुरीद या मुर्शीद कहते हैं, या तो मुरीद कहते हैं या क्या कहते हैं, उनको मुर्शीद कहते हैं। तो ये होता है मुरीद। सूफी संतों के जो शिष्य होते हैं उन्हें मुरीद कहा जाता है। बिल्कुल पोकर जी, आपका कमेंट पढ़ लिया मैंने सर। अब ये दोबारा देखना, चबूतरा और मजार मैंने बता दिया कि हिंदू धर्म का ऐसा स्मारक जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है उसे चबूतरा या थान कहेंगे, और मुस्लिम व्यक्ति का ऐसा स्मारक जो आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, धार्मिक मान्यता से जुड़ा हुआ है, लोग वहां पूजा पाठ करते हैं, तो वही स्मारक क्या कहलाएगा, मजार कहलाएगा। ठीक है। ये लो साहब, अगर माइंड से अगर निकल भी जाए तो क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, वार आप इसको देखना। जिन्नात किसे कहते हैं हैं? मतलब पूछने के लिए कह दिया तो कुछ भी पूछ लोगे हैं? खलीफा क्या होता है? अरे वो तो पढ़ा है आपने, मुस्लिम गुरु होता है आध्यात्मिक गुरु खलीफा। चलो साहब, आ गई बात समझ में। सर गेटोर की जितना राजाओं को जलाने की जगह थी क्या? बिल्कुल, जयपुर के राजाओं का जो शमशान स्थल है वो है गेटोर। बिल्कुल सही कह रहा है बबलू भाई। अटे तक की बात पल्ले पड़ गई था के अब आपा शुरू करा जा। फकीर किसे कहते हैं? तो किसी भी साधु महात्मा को जो भिक्षावर्ती करके, मुस्लिम साधु है, भिक्षावर्ती करके जीवन यापन कर रहा है तो उसे हम फकीर कह देते हैं। चलिए साहब, अब आगे पढ़ा चापा। देखो अभी तो स्लाइड पे तो आए नहीं अपन, अभी तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें ही कर रहे हैं अपन यहां पर। अब देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे दुर्गों के बारे में, तो सबसे पहले बात करेंगे दुर्गों का वर्गीकरण। दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ेंगे पहले। कौन कौन से दुर्ग होते हैं, कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, सबसे ज्यादा दुर्ग कहां पर है, राजस्थान का कौन सा नंबर है, और दुर्गों से संबंधित कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो अब तक परीक्षा में पूछे गए हैं, उनके बारे में बात करते हैं अपन। ठीक है।
सर नोट्स शोट मैंने पूरी लाइन लिखाई हुई। अरे तो गुमान सिंह, इतने पूरी इतिहास पढ़ लिया तूने मूर्ख। ये तो केवल मैं समझा रहा हूं, अभी पीपीटी पे आएंगे तो लाइन टू लाइन लिखी हुई मिलेगी सारी चीजें। फिर भी पूछ रहा है यार। रामा सापीर रामदेव जी को कहते हैं। हाँ अनिल बोस जी रामदेव जी को कहते हैं। पढ़ाऊंगा मैं आपको क्यों कहते हैं क्या है, जब लोक देवता पढ़ेंगे अपन। क्योंकि इनकी हिंदू और मुसलमान मारवाड़ के जिन लोक देवताओं की पूजा करते थे उन्हें पंचपीर कहा गया था। पोकर साहब क्या कह रहे हैं भैया? बिल्कुल सही कह रहे हो साहब। खलीफा का पद, बिल्कुल बलराम मीणा। अब समझो दुर्गों का वर्गीकरण। देखो जी भाई, जो पूछना हो ना तुरंत पूछ लिया करो, ये मत कहा करो सर बताओ मेरा कमेंट नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा तभी नहीं पढ़ पा रहे कमेंट, ठीक है ना। जो पूछना है वो पूछ लिया करो, नजर पड़ जाएगी तो आंसर दे देंगे। ये किसने पूछा है नोट्स बनाने के लिए कितने पेज का रजिस्टर? यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति है, जितने पास आपके पास व्यवस्थाएं हैं उस हिसाब से ले आना। आप बिल्कुल हिस्ट्री में मॉडर्न बची है जो अपन कर लेंगे बाद में। चलो साहब, दरगाह में और मजार में फर्क होता है। दरगाह जो है विशेष रूप से केवल सूफी संतों का मंदिर होता है और मजार किसी भी मुस्लिम व्यक्ति का स्मारक हो सकता है, अंतर होता है। चलो साहब अब आगे बात करें आप। देखो दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, आप कमेंट कर दो बंद और बहुत ध्यान से समझ लेना दुर्ग कितने प्रकार के होते हैं। पहली बार दुर्गों का वर्गीकरण किसने बताया, क्या बताया? ये तो रफली बता रहा हूं मैं, जब आगे पीपीटी भी खोलूंगा तो सारी लाइन टू लाइन लिखी हुई मिलेगी, तो घबराओ मत हो, ठीक है ना। अब समझो इधर, और जो मतलब पहले पढ़े हुए हैं वो भी घबरा रहे हैं, घबराने की जरूरत ही ना भाई लोगों। दुर्गों का वर्गीकरण देखो, सबसे पहले बात करें तो मनुस्मृति। एक तो मनुस्मृति के अनुसार पढ़ेंगे, एक अपन पढ़ेंगे कौटिल्य के अनुसार, कौटिल्य का मतलब चाणक्य के अनुसार, और एक अपन पढ़ेंगे भाई शुक्र नीति के अनुसार। पढ़ा होगा ना, शुक्राचार्य जी महाराज हुए थे, उन्होंने कुछ बातें बताई है, तो उनकी जो नीति है वो शुक्र नीति कहलाती है। तो दुर्गों का जो वर्गीकरण मिलता है अपने को मोटे तौर पर, वो एक तो मनुस्मृति के अनुसार मिलता है, एक कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार मिलता है, और एक शुक्राचार्य की शुक्र नीति के अनुसार मिलता है। कहते हैं कि पहली बार सर्वप्रथम दुर्गों का जो वर्गीकरण किया वो किस किताब में किया गया? मनुस्मृति में किया गया। दुर्गों का जो दूसरा वर्गीकरण किया वो किसने किया? कौटिल्य ने किया। और दुर्गों का सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण किस में मिलता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो वर्गीकरण मिला वो कौन सी नीति में मिलता है? शुक्र नीति में। ये ध्यान रखना। तो प्रश्न आ जाए कि दुर्गों का पहली बार वर्गीकरण किस में मिलता है? तो मनुस्मृति में। दुर्गों का दूसरा वर्गीकरण किस में मिलता है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण किस में मिलता है? तो शुक्र नीति के अंतर्गत मिलता है साहब। सबसे इंपॉर्टेंट वर्गीकरण, सबसे ज्यादा प्रकार शुक्र नीति में पढ़ेंगे। पहली बात कि मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए? 6 प्रकार के। ढंग से समझना। कौटिल्य ने दुर्ग कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए? 9 प्रकार के। ध्यान रखना, यह प्रश्न आता है परीक्षा में कि मनुस्मृति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए? 6 प्रकार के। कौटिल्य ने दुर्ग कितने प्रकार के बताए? 4 प्रकार के। और शुक्र नीति के अनुसार दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए? 9 प्रकार के बताए गए। ठीक, अब मैं आपको समझा देता हूं, ढंग से सुन लो एक बार। देखो साहब, मनुस्मृति के अनुसार जो 6 प्रकार के दुर्ग बताए गए वो कौन कौन से दुर्ग बताए गए? तो पहला बताया गया धनु दुर्ग। वही नाम याद रखना है जो इन किताबों में बताया गया है, खुद के हिसाब से याद नहीं करना। पहला कौन सा बताया गया? धनु दुर्ग बताया गया। दूसरा बताया गया मही दुर्ग, ठीक है। तीसरा बताया गया जल दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताया गया? जल दुर्ग। चौथा बताया गया गिरि दुर्ग। कौन सा दुर्ग बताया गया? गिरि दुर्ग। 5वां बताया गया नर दुर्ग। इस नर दुर्ग को हम नृ दुर्ग भी कहते हैं, तो वो एक ही बात है, नर दुर्ग कह दो, नृ दुर्ग कह दो, ठीक है।
तो धनु दुर्ग हो गया, मही दुर्ग हो गया, जल दुर्ग हो गया, गिरि दुर्ग हो गया, नर दुर्ग हो गया, और एक इसमें बताया गया वृक्ष दुर्ग। ढंग से समझना, यही बात करेंगे आज, क्योंकि इस समय जो इशारा कर रहे हैं। देखो 6 प्रकार के जो दुर्ग बताए वो किस में बताए गए? मनुस्मृति में बताए गए। धनु दुर्ग, मई दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, नर दुर्ग और वृक्ष दुर्ग। इनकी परिभाषा सुनो बहुत ढंग से और ध्यान से। देखो जी विद्वानों, धनु दुर्ग किसे कहते हैं? तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ निर्जर जमीन हो, मतलब निर्जल जमीन कह दो, निर्जर जमीन कह दो, अनुपजाऊ भूमि कह दो, बंजर भूमि कह दो। ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ जल रहित भूमि हो, बंजर भूमि हो, वो दुर्ग किस प्रकार का दुर्ग कहलाता है? धनुर्दुर्ग कहलाता है। और ये बात किस में लिखी हुई है? मनुस्मृति में लिखी हुई है। तो चारों तरफ, दुर्ग के चारों तरफ की जमीन अनुपजाऊ जमीन है, बंजर जमीन है, निर्जर जमीन है, कोई आसपास में जल स्रोत नहीं है, और ऐसे स्थान पर अगर दुर्ग बना हुआ है तो वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा? धनुर्दुर्ग कहलाएगा। ये ध्यान रखना। बिल्कुल डाउनलोड करनी पड़ेगी। अब समझो, दूसरा मही दुर्ग किसे कहते हैं? मही दुर्ग वो भी समझो। ऐसा दुर्ग जिसके आसपास की जमीन अनुपजाऊ तो नहीं है, लेकिन जमीन बहुत ऊबड़ खाबड़ है साहब। जमीन कैसी है? ऊबड़ खाबड़ है, टेढ़ी मेढ़ी जमीन ज्यादा है, और ऐसी जमीन के बीच में दुर्ग बना हुआ है, तो वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा? मई दुर्ग। तो आसपास में ऊबड़ खाबड़ जमीन है सारी की सारी, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी जमीन है आसपास में, और अगर ऐसे भूभाग पर कोई दुर्ग बना हुआ है तो वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा? मही दुर्ग कहलाएगा। ढंग से समझना, चारों तरफ अनुपजाऊ जमीन है, बंजर जमीन है, निर्जर जमीन है, और वहां पर दुर्ग बना हुआ है तो वो धनुर्दुर्ग कहलाता है। चारों तरफ टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ जमीन है, वहां पर दुर्ग बना हुआ है तो मही दुर्ग कहलाता है। जल दुर्ग जानते हो, जल स्रोत के बीच में या जल स्रोत के किनारे कोई दुर्ग बना हुआ है तो जल दुर्ग कहलाएगा। गिरि दुर्ग पहाड़ पर बना हुआ है तो गिरि दुर्ग कहलाएगा। अच्छा बताओ, नर दुर्ग किसे कहते हैं? कौन बताएगा? नर दुर्ग किसे कहते हैं? कौन बताएगा आप में से? हाँ, ऐसे ही तो शब्द पूछूंगा, बाकी तो जो जानते हो वो थोड़ी पूछूंगा। सर हिस्ट्री वापस कब पढ़ोगे? पढ़ाएंगे, जल्दी पढ़ाएंगे, घबराओ मत। हो नर दुर्ग बताओ किसे कहते हैं? नर दुर्ग। बस किसी का भी यहाँ टीपने लग गए तुम लोग, वास्तविकता यही है। जिसमें नर रहते हैं वो नर दुर्ग है। तो और में क्या पशु रहते हैं इनमें? अरे और में पशु रहते हैं क्या इनमें? सब में नर रहते हैं। अच्छा चलो समझो, इधर नोट्स पहले प्रोवाइड नहीं करवाएंगे भाई, ये ध्यान रखना पोकर जी। क्लास खत्म होने के बाद ही नोट्स मिलेंगे, और जिस भर्ती की एग्जाम जल्दी होगी उसकी व्यवस्था अलग से करवाई जाएगी। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ नरी नर मौजूद हो, और नरी नर का मतलब है सैनिक ही सैनिक मौजूद हो, चारों तरफ सेना ही सेना मौजूद हो, और इस प्रकार का जो दुर्ग होगा वो कौन सा दुर्ग कहलाएगा? नर दुर्ग कहलाएगा। ये तो सही बताया आप लोगों ने, मतलब पढ़ते तो आप लोग, ठीक है। तो ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ, दुर्ग में नहीं, दुर्ग के चारों तरफ सेना मौजूद हो, सेना की सुरक्षा के अंदर दुर्ग बना हुआ हो, तो वो दुर्ग कौन सा कहलाता है? नर दुर्ग कहलाता है। और वृक्ष दुर्ग तो एक तरीके से वृक्षों के बीच, जंगलों के बीच कोई दुर्ग बना हुआ है तो वो दुर्ग कौन सा कहलाएगा? वृक्ष दुर्ग कहलाएगा। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लेना। दुर्गों का वर्गीकरण पढ़ाया मैंने सबसे पहले तो जो चीजें बताई एक बार वापस मैं क्लियर कट कर देता हूं। कला अपन शुरू करेंगे। 4 प्रकार की कला बताई मैंने तुम्हें। फिर मैंने बताया कुछ छोटी मोटी बातें कि दुर्ग क्या होता है, किला क्या होता है, गढ़ क्या होता है, ठीक है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में एक आदर्श राज्य की कल्पना करते हुए दुर्ग को आवश्यक तत्व माना है चाणक्य ने। फिर मैंने बताया कुछ विशेष शब्द जो अपने बार बार काम में आएंगे। हिंदू धर्म में साधु महात्मा संत, इधर सूफी संत, संतों के संप्रदाय सूफी संतों के सिलसिले, संतों के मंदिर पीठ सूफी संतों की दरगाह, हिंदू धर्म में व्यक्ति विशेष के स्मारक, इधर मीनार, ऐसे स्मारक
जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं, धार्मिक मान्यता से जुड़े हुए हैं, वो चबूतरा या थान, इधर कहलाएंगे मजार। हिंदू राजाओं के मरने के बाद जहाँ उनका अंतिम संस्कार होगा छतरी, इधर मकबरा। फिर मैंने मजार के बारे में बताया, मुरीद के बारे में बताया, पीर के बारे में बताया, ठीक है। दुर्गों का वर्गीकरण किया तो 3 विशेष तथ्य हैं जिनमें दुर्गों का वर्गीकरण किया गया, मनुस्मृति, कौटिल्य के द्वारा और शुक्र नीति के अनुसार। पहली बार दुर्गों का वर्गीकरण मनुस्मृति में किया गया, फिर इसका कौटिल्य का वर्गीकरण मानते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वर्गीकरण शुक्र नीति के अनुसार किया गया। आज इतना ही ध्यान रखना केवल कि मनुस्मृति में दुर्ग कितने प्रकार के बताए गए हैं, 6 प्रकार के, जो 6 मैंने बताए, धनु दुर्ग, मई दुर्ग, जल दुर्ग, गिरि दुर्ग, नर दुर्ग और वृक्ष दुर्ग। धनु दुर्ग का मतलब ऐसा दुर्ग जिसके चारों तरफ अनुपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि है, निर्जर भूमि है, वो धनु दुर्ग है। जिसके चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी भूमि है, मई दुर्ग है। जल स्रोत के बीच में दुर्ग है तो जल दुर्ग है। पहाड़ पर बना हुआ है, गिरि दुर्ग है। चारों तरफ सेना विद्यमान है, नर दुर्ग है। और जंगलों के बीच बना हुआ है तो वृक्ष दुर्ग है। तो आज केवल इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का पोर्शन में आप लोगों को कल पढ़ाऊंगा। कल यहीं से सीक्वेंस को अपन आगे करेंगे, ठीक है। और जो आज समझाइए ना छोटी छोटी चीजें, या आराम से लिख लेना, दुर्ग किसे कहते हैं, किस विषय वस्तु की क्या बात है, और कल जो है पीपीटी से आकर इन चीजों को अपन पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। तो बाकी का पोर्शन कल पढ़ेंगे। उम्मीद है कि जो आपको पढ़वाया वो आपको बिल्कुल याद रहा होगा, और कल व्यवस्थित तरीके से जो है वो एक एक दुर्ग की क्लासें अपन शुरू करेंगे, दुर्ग के प्रकार पढ़कर। तो तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, और घर पर रहकर आराम से जीके पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।